जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर पीपीटी के द्वारा पढ़ने वाले हैं। हम रोजाना की जो क्लास लेते थे वो व्हाइट बोर्ड पर लेते थे। तो व्हाइट बोर्ड पर काफी समय लग जाता था लिखने में, और वहाँ पर आपको इसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं मिलती थी वीडियो की। तो यहाँ पर मेरी मेहनत तो थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि टाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन आपको इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, और साथ में आपको प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। यानी आपको जो पीपीटी है, ये पीपीटी में आपको जो कि तो आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ दे दूंगा। इसको आप चाहे तो प्रिंट भी करा सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से नोट्स यहाँ पर मैंने टाइप कर दिए हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराता था, अब मैं आपको यहाँ पर ये प्रिंटेबल नोट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और इसी के द्वारा यहाँ पर आपको अच्छे से पीपीटी के द्वारा पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यहाँ पर हम कॉल। कॉल मतलब क्या होता है? कॉल होता है यहाँ पर समय, ठीक है। यानी यहाँ पर समय के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इसके परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पर समय का बोध होता है उसको यहाँ पर काल कहते हैं। काल मतलब होता है यहाँ पर समय ही होता है काल का मतलब। हम आम बोलचाल में बोल देते हैं ना गुस्से में किसी को कि तेरा कॉल आ रहा, ठीक है, यानी कि तेरा समय आ रहा, इस तरीके से तो बोलते हैं। तो उसको यहाँ पर समय को यहाँ पर काल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, काल के जो होते हैं तीन भेद होते हैं। काल के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से? एक भूतकाल, एक वर्तमान काल, और एक भविष्य काल, ठीक है। ये काल के तीन भेद होते हैं। इन तीनों को हम यहाँ पर बहुत अच्छे से बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, और इनके बहुत अच्छे से उदाहरण के द्वारा मैं आपको इनको यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर भूतकाल के बारे में, ठीक है। तो भूतकाल किसको कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते हुए समय में पूर्ण होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं, ठीक है। यानी क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते हुए समय में, ठीक है, यहाँ पर बीते हुए समय का यहाँ पर ये आपको बोध कराएगा, उसको यहाँ पर भूतकाल कहेंगे, ठीक है। इसके कुछ यहाँ पर उदाहरण देखिए तो हमारे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, कल बारिश हुई थी। तो देखिए, बारिश जो हुई थी वो कल हुई थी, यानी कि समय बीत चुका है, और जब समय बीत चुका होता है उसको क्या बोलते हैं? भूतकाल बोलते हैं, ठीक है। जो समय जा चुका है, जो समय बीत चुका है, उसको यहाँ पर भूतकाल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक और उदाहरण देखिए, मोहित आया था, ठीक है। यानी अब हम यहाँ पर आपस में बात कर रहे हैं कि मोहित तो आया था। हमने आपस में बात करे ना, इस तरीके से तो बात करते हैं, मोहित आया था, इसका मतलब वो चला गया है। तभी तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि मोहित आया था, ठीक है। अब देखिए, तीसरा उदाहरण देखिए, वह खाना खा चुकी थी। अब देखिए, खाना जो है वो बिल्कुल खा चुकी थी, कंप्लीट कर लिया उसने अपना ये कार्य। तो ये खाना खा चुकी थी, ये कौन सा हो जाएगा? भूतकाल का हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों उदाहरण यहाँ पर आपके भूतकाल के हैं। कल बारिश हुई थी, मोहित आया था, वह खाना खा चुकी थी, ठीक है। तो देखिए, भूतकाल के भी यहाँ पर 6 भेद हो देते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। आइए इन 6 भेद को बहुत अच्छे से और डिटेल में यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। भूतकाल के 6 भेद कौन कौन से होते हैं, पहले आपको शॉर्ट में देख लेना है। पहला भेद है जो भूतकाल का, वो है सामान्य भूत। दूसरा है यहाँ पर आसन्न भूत, ठीक है। ये आसान भूत लिखा हुआ है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। मैं इसको आपको पीडीएफ दूंगा ना, तब आपको इसको करेक्ट करा कर दे दूंगा। इसको बोलते हैं आसन्न भूत, यहाँ पर लिख लीजिए आसन्न भूत, ठीक है। ये हो जाएगा आसन्न भूत। तीसरा हो जाएगा पूर्ण भूत, फिर चौथा हो जाएगा अपूर्ण भूत, फिर हो जाएगा संदिग्ध भूत, और फिर छठा हो जाएगा हेतु हेतु मत भूत, ठीक है। तो भूतकाल के ये 6 भेद होते हैं। आपसे एग्जाम में सीधा सीधा यही पूछ लेता है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो वहां पर आपको 6 टिक कर रहा है, ठीक है। आइए इन भूतकाल के 6 भेदों को एक एक करके बहुत अच्छे से डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है सामान्य भूतकाल। तो देखिए, सामान्य भूतकाल किसको कहेंगे? क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो, किंतु ठीक समय का बोध नहीं होता, उसे यहाँ पर सामान्य भूतकाल कहते हैं, ठीक है। यानी कोई कार्य बीते हुए समय में हुआ होगा, लेकिन जो बीते समय में हुआ होगा ना,
उसके ठीक समय का बोध नहीं होता, यानी वहां पर आपको एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता चलेगा कि किस समय वह कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो वहां पर आपका सामान्य भूतकाल होता है। इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे ना तो हम बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए राहुल गया। अब देखिए राहुल गया मतलब जा चुका है राहुल, तो ये हो जाएगा भूतकाल। तो यहाँ पर हमको ये तो नहीं मालूम पड़ रहा है कि राहुल किस समय गया था या कब गया था, कब किस टाइम पर पहुंचा, इसके बारे में यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। यानी ठीक समय का यहाँ पर बोध नहीं होता, तो यहाँ पर हो जाता है आपका सामान्य भूतकाल, ठीक है। राहुल गया, प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, कब दिया कोई पता नहीं है, ठीक समय का मालूम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लड़का आया, कब आया ये भी मालूम नहीं है, ठीक समय का यहाँ पर आपको बोध नहीं होगा, वो यहाँ पर आपका सामान्य भूतकाल होता है। राम ने अखबार पढ़ा, सीता ने पत्र लिखा, वर्षा हुई, कब हुई कोई मालूम नहीं, सीधा सीधा एक सामान्य भूतकाल का हमने यहाँ पर ये वाक्य लिख दिया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, ठीक है। तो ये सभी आपके जो उदाहरण हैं ये सामान्य भूतकाल के हैं। बस आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि बीते हुए समय का तो ये बोध कराता ही है, क्योंकि ये भूतकाल के भेद है, और बीते हुए समय में भी आपको ठीक समय का बोध नहीं कराएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक समय का इसमें बोध नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं भूतकाल का दूसरा भेद। भूतकाल का दूसरा भेद है यहाँ पर आसन्न भूत, ठीक है। देखिए आसन्न भूत, ये आसान हो गया है, इसको आसन्न भूत लिख लीजिएगा। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी अभी पूर्ण हुई है या समाप्त हुई है, उसे आसन्न भूत कहते हैं। तो देखिए आसन्न भूत किसको कहेंगे? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी अभी पूर्ण हुई है या समाप्त हुई है, उसको आसन्न भूत बोलते हैं। यानी यहाँ पर आपको जो कार्य होगा ना वो अभी अभी तुरंत हुआ होगा। तुरंत हुआ होगा मतलब समाप्त तो हो चुका होगा लेकिन अभी अभी हुआ होगा, तो उसको यहाँ पर आसन्न भूत बोलते हैं, ठीक है। आसन्न मतलब अभी अभी, ठीक है, जो अभी से सटा हुआ होता है उसको यहाँ पर आसन्न बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने आम खाया है। अब देखिए मैंने अभी अभी आम खाया है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर बोल देते हैं कि मैंने आम खाया है। और जो क्रिया है आम खाने की क्रिया, ये अभी तुरंत समाप्त हुई है, समाप्त तो हो चुकी है, और जब समाप्त हो चुकी है तो भूतकाल का ये वाक्य होगा। लेकिन भूतकाल का भी ये कौन सा वाक्य होगा? तो मैंने आम खाया है बिल्कुल अभी अभी खाया है, इसका मतलब आसन्न भूत ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक और उदाहरण देखिए, राशिद अभी आया है। राशिद अभी अभी आया है बिल्कुल, जब बिल्कुल तुरंत आने की कोई बात हो और वो कार्य पूरा हो चुका होता है, तो वहां पर आपका आसन्न भूत होता है। जैसे कि राशिद अभी आया है, मतलब आ तो हो चुका है बिल्कुल, लेकिन आया कब है? बिल्कुल अभी अभी आया है। यहाँ पर हमको ठीक समय का पता होता है, यानी कि बिल्कुल अभी अभी आया है, इसलिए यहाँ पर आपका आसन्न भूत हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर तमन्ना ने पत्र लिखा है। तमन्ना पत्र लिख रही थी और उसने पत्र लिख लिया है, तो तमन्ना ने पत्र लिखा है मतलब अभी अभी लिखा है, तो ये आसन्न भूत हो जाएगा। गाड़ी आई है, मान लीजिए आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, और जब ट्रेन आएगी तो आप क्या बोलेंगे? गाड़ी आई है, मतलब अभी अभी आई है, ये हो जाएगा आपका आसन्न भूत, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सत्संग में आने के बाद मन को शांति मिली है। सत्संग में आने के बाद मन को शांति मिली है, यानी आप घर से चले सत्संग के लिए, और जब आप सत्संग में पहुंच गए तो वहां पर आपने जाते ही तुरंत बोल दिया कि भाई आने के बाद तो बड़ी शांति मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है आपका ये आसन्न भूत। उम्मीद करता हूँ ये आसन्न भूत आप समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं यहाँ पर भूतकाल का तीसरा भेद, जिसको कहते हैं पूर्ण भूत। पूर्ण भूत किसको कहेंगे? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, उसको पूर्ण भूत कहते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको कार्य को पूरा हुए हुए बहुत समय हो चुका होगा, उसको यहाँ पर पूर्ण भूत कहेंगे। आपका कार्य जो होगा वो पूरा तो हो गया होगा, लेकिन कब हुआ होगा? उसको हुए हुए बहुत समय हो गया होगा, ठीक है, बहुत समय उसको बीत चुका होगा, उसको यहाँ पर पूर्ण भूत कहते हैं, ठीक है। आइए इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर देखते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए वर्षा हुई थी। अब देखिए वर्षा हुई थी यानी कि वर्षा होने का कार्य था वो कंप्लीट हो चुका था, और वो काफी समय पहले हो गया होगा, यानी कि 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी समय लगा होगा, तो समय तो बीत चुका होगा ना। तो यहाँ पर वर्षा हुई थी ये हो जाता है आपका पूर्ण भूत। जैसे कि बच्चा आया था।
ये भी पूर्ण भूत का उदाहरण हो जाएगा। रेलगाड़ी आई थी, पूर्ण भूत का हो जाएगा। इसमें था, थी, थे ये ज्यादातर इसमें अंतिम में आएंगे। छात्र स्कूल गए थे, यानी कि गए थे बहुत समय हो चुका होगा, तभी तो हम किसी से हम बोल रहे होंगे कि भाई छात्र स्कूल गए थे, तभी तो हम ऐसे ही तो बोलते हैं किसी को अगर बात करेंगे। तो यहाँ पर छात्रों को स्कूल गए हुए बहुत समय हो चुका होगा। बहुत समय, अब ऐसे नहीं कि सदियों सदियों बीत गई होगी, ऐसा भी हो सकता, सदियां भी बीत जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 मिनट, 3 मिनट से 5 मिनट, 1 घंटा, एक दिन, 2 दिन, इस तरीके से जो समय बीत चुका होता है उसको यहाँ पर पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे कि मैं खाना खा चुका था, मैंने आज एक फिल्म देखी थी। ठीक है, तो ये सभी आपके पूर्ण भूत के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर भूतकाल का चौथा भेद, जो कि है आपका पूर्ण भूत। पूर्ण भूतकाल किसको कहेंगे? क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय में होने का बोध हो, किंतु उसके पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त न हो, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। ठीक है, अपूर्ण भूत मतलब नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि भूतकाल में जो कार्य हुआ होगा वो पूरा नहीं हुआ होगा। ठीक है, उसकी कोई जानकारी नहीं होगी हमको, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है किंतु उसके पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त नहीं है। हमको ये मालूम नहीं पड़ेगा कि वो कार्य पूरा हुआ था कि नहीं हुआ था, इसके बारे में हमको यहाँ पर जानकारी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए उदाहरण के द्वारा देखेंगे ना तो हम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। जैसे कि तो देखिए, नेता लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, मतलब वे आ ही रहे थे, कार्य पूरा तो नहीं गया, वे आ चुके थोड़े थे, वे आ रहे थे। अब अगर ऐसा होता कि नेता लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ चुके थे, तो यहाँ पर हो जाता आपका पूर्ण भूत। लेकिन यहाँ पर वे आ रहे थे, कार्य पूरा नहीं किया उन्होंने, बस आ ही रहे थे, आ रहे थे, आ रहे थे, तो यहाँ पर हो जाता है आपका अपूर्ण भूत, यानी कि यहाँ पर कार्य आपका पूरा नहीं हुआ है, वो भी कौन से समय में? भूतकाल के समय में। ठीक है, तो देखिए अगला उदाहरण देखिए, बारिश हो रही थी। भाई बारिश जो हो रही थी वो बराबर हो ही रही थी। अब हमको यहाँ पर ये नहीं मालूम है इसका कि वो पूरी हो चुकी थी या अब भी हो रही है, इसका मालूम नहीं हमको। तो हम तो उसको जब देख कर आए थे कि बारिश हो रही थी, तो यहाँ पर हो ही रही होगी अभी, अपूर्ण भूत हो जाएगा। यहाँ पर कार्य पूरा तो थोड़ा ही हुआ था, तो जब यहाँ पर कार्य पूरा नहीं हुआ था तो इसका मतलब बारिश हो रही थी, तो ये हो जाएगा आपका अपूर्ण भूत का उदाहरण। एक और उदाहरण देखें यहाँ पर, वह पढ़ रहा था। अब देखिए, वह पढ़ रहा था, हम तो उसको पढ़ते हुए देख कर आए थे कि भाई वह पढ़ रहा था, लेकिन हमको ये मालूम थोड़ी है कि अब उसने पढ़ लिया है या फिर वो अब भी पढ़ रहा है, इसके बारे में थोड़ी हमको जानकारी है। तब हम उसको वहां पर पढ़ते हुए को छोड़ कर आए थे, तो वह पढ़ रहा था, इसका मतलब यहाँ पर अपूर्ण भूत हो जाएगा, क्योंकि उसका कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था। कार्य क्या पूरा नहीं हुआ था? मतलब वो पढ़ रहा था ना भाई, पढ़ने का भी तो एक कार्य ही होता है। तो वो जो पढ़ने का उसका कार्य था वो पूरा नहीं हुआ था, बस वो पढ़ रहा था, तो यहाँ पर हो जाता है आपका अपूर्ण भूत। ठीक है, जैसे कि वह रो रहा था, हम कहीं पर गए हुए थे, हम किसी को रोता हुआ छोड़ कर आए थे, जब हमारे वो रो रहा था, जब हम यहाँ पर आ गए, हमको क्या पता कि वो अब भी रो रहा है या फिर अब चुप हो गया है, हमको इस बारे में थोड़ा मालूम है, हम तो उसको रोते हुए को छोड़ कर आए थे। ठीक है, तो वह रो रहा था, इसका मतलब ये हो जाता है अपूर्ण भूत। जैसे कि रामू खाना खा रहा था, भाई हम तो रामू को खाना खाते हुए को छोड़ कर आए थे, अब उसने खाना खा लिया या अब भी खा रहा है क्या पता हमको। तो हमको यहाँ पर क्रिया के पूर्ण होने की कोई जानकारी है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूत हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लता गीत गा रही थी, लता गीत गा रही थी, कार्य पूरा थोड़ी हुआ है, बस गा रही थी, तो यहाँ पर हो जाएगा अपूर्ण भूत। जैसे कि यहाँ पर दीपा पौधों को पानी दे रही थी, तो देखिए दीपा जो है वो पौधों को पानी दे रही थी, हम तो उसको पानी देते हुए कुछ छोड़ गए थे, लेकिन उसने पानी दे दिया है या अब भी पानी दे रही है, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। तो यहाँ पर कार्य पूरा होने की हमको जानकारी प्राप्त नहीं है, भाई पूरा हुआ है या नहीं हुआ है इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये हो जाता है आपका अपूर्ण भूत। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये अपूर्ण भूत काल भी आप समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं यहाँ पर भूतकाल का पांचवा भेद, जो कि है आपका संदिग्ध भूत। ठीक है, संदिग्ध भूत किसको कहेंगे? तो देखिए, बीते हुए समय में क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया के जिस रूप से कार्य होने में संदेह बना हो। ठीक है, संदेह मतलब शक हुआ हो, शक की गुंजाइश जहां पर बन जाएगी। ठीक है,
तो बीते हुए समय में क्रिया के जिस रूप से संदेह बना हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ठीक है, आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं तो हम यहाँ पर अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कि रमन आया होगा। अब देखिए, रमन आया होगा, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, इस पर हमको शक है भाई, आया भी होगा या नहीं भी आया होगा, इसके बारे में हमको कुछ नहीं मत पता। तो यहाँ पर एक संदेह बन गया कि नहीं बन गया, यहाँ पर एक शक पैदा हो गया कि मन में कि रमन आया था या नहीं आया था, वह आया होगा हमें नहीं पता। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूत हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अर्जुन ने खाना खाया होगा। अब देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्जुन ने उस समय खाना खाया था या नहीं खाया था, इस तरीके से सोच के देखो आप, अर्जुन ने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, भाई इसके बारे में हमको पता नहीं, थोड़ा सा डाउट है यहाँ पर हमको। तो डाउट मतलब यहाँ पर थोड़ा सा शक है, यहाँ पर संदेह है कि उसने खाना खाया है या नहीं खाया है, इसके बारे में हमको नहीं पता, थोड़ा सा उस पर शक हो रहा है, संदेह हो रहा है कि उसने खाना खाया होगा। चलो खाया होगा कोई बात नहीं, तो यहाँ पर हो जाता है ये संदिग्ध भूत। ठीक है, जैसे कि एक और उदाहरण यहाँ पर देखिए, उसने कहानी पढ़ी होगी। तो उसने कहानी पढ़ी होगी, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, थोड़ा सा डाउट हो रहा है, भाई पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी होगी, हमने उसको काम दिया था कहानी पढ़ने का कि भाई ये कहानी पढ़ पढ़ के आइए, तो उसने कहानी पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, तो शक पैदा हो रहा है, एक डाउट हो रहा है कि आप तो पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। तो यहाँ पर जब भी आपको शक की गुंजाइश हो जाए, यहाँ पर संदेह हो जाए, तो वहां पर आपका क्या हो जाता है, संदिग्ध भूतकाल हो जाता है। ठीक है, एक और उदाहरण यहाँ पर देखिए, मैंने वहीं पर सामान रखा होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने है ये, ठीक है, इसको मैंने कर लीजिएगा, मैंने वहीं पर सामान रखा होगा। अब देखिए मैंने सामान रखा था, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा, जब हम आपसे घर में भी पूछता होगा कोई, भाई फला चीज कहाँ पर रखी है, फला सामान कहाँ पर रखा है, तो आप बोलेंगे कि मैंने वो सामान शायद वहीं पर रखा होगा, शायद अलमारी में रखा होगा, इस तरीके से बताएंगे, क्योंकि आपको भी यहाँ पर क्लियर नहीं है, आपको भी डाउट है, शक है, आपने जगह तो बता दी कि अलमारी में रखा होगा, लेकिन आपको डाउट है, इसलिए आप बोलेंगे कि मैंने सामान वहीं पर रखा होगा। तो यहाँ पर हो जाता है आपका संदिग्ध भूतकाल। एक और उदाहरण यहाँ पर देखिए, बस छूट गई होगी। तो यहाँ पर देखिए बस छूट गई होगी, ये भी आपका क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये संदिग्ध भूतकाल आप समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं यहाँ पर भूतकाल का छठा भेद, जो कि है आपका हेतु हेतुमत भूतकाल। तो देखिए हेतु का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, कारण होता है। ठीक है, इसमें यहाँ पर कारण बताया जाएगा आपको। तो देखिए, बीते हुए समय में जब एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है, तो उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर एक क्रिया का होना या न होना दूसरी क्रिया के होने या न होने पर निर्भर करेगा। आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, जब मैं आपको उदाहरण कराऊंगा तो ये सब चीजें आपको बता दूंगा कि इस परिभाषा में क्या लिखा है। ठीक है, इसका एक और पॉइंट यहाँ पर देखिए, इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश न हो सकी। ठीक है, यहाँ पर कोई कार्य होने वाला होगा लेकिन कोई कारण अड़ जाएगा, उसके उसमें कोई अड़चन अड़ जाएगी, तो उस कारण की वजह से वो हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये आपका हेतु हेतुमत भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसमें एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर रहता है। इसमें दो उपवाक्य आपको मिलेंगे, यानी आपको एक ऐसा वाक्य मिलेगा जिसके अंतर्गत दो उपवाक्य होंगे, एक एक उपवाक्य आपका दूसरे उपवाक्य पर निर्भर रहेगा। ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट में क्या बात लिखी गई है, अगर आपके समझ में नहीं आई है तो अब देखिए इसको उदाहरण के द्वारा मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो इसके उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है यहाँ पर, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। ठीक है, इसको सूखा कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि यदि बारिश हो जाती तो आज सूखा नहीं पड़ता। तो यहाँ पर दो उपवाक्य हो गए कि नहीं हो गए, ये देखिए, एक तो हो जाएगा बारिश होती और दूसरा हो जाता सूखा न पड़ता, ये दो उपवाक्य हो गई, और एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर है। यदि बारिश होती मतलब ये अपने आप को पूरा करने के लिए यहाँ पर दूसरे उपवाक्य की इसको आवश्यकता पड़ रही है। यदि बारिश होती, तो आप कहेंगे कि आगे तो बोलो, यदि दूसरा उपवाक्य भी जोड़ने की यहाँ पर ये कोशिश करेगा, तो यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। तो यहाँ पर देखिए सूखा पड़ने का जो कारण है वो बारिश है, अगर बारिश हो जाती तो सूखा न पड़ता, और ये बात कब की हो रही है, भूतकाल की हो रही है, जो समय बीत चुका है।
ठीक है। एक और उदाहरण यहाँ पर देखिए, यदि तमन्ना परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। ठीक है, ये उत्तीर्ण है। ठीक है, इसको मैं आपको नोट्स दूंगा ना, उसमें करेक्ट करा के दे दूंगा। तो यदि तमन्ना परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। तो उसका मतलब उसने परिश्रम नहीं किया, यानी कि समय बीत चुका है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका हेतु हेतुमत भूतकाल। एक और उदाहरण यहाँ पर देखिए, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। ठीक है, तो ये भी आपका हेतु हेतुमत भूतकाल का ही उदाहरण है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि बीते हुए समय में अगर वर्षा हो जाती ना तो आज हमारी फसल अच्छी हो जाती। तो इससे आपको ये आइडिया हो गया होगा कि एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर भी करता है, और यहाँ पर एक कारण भी दिया होता है कि हमारी फसल अच्छी हो जाती अगर क्या होता, अगर वर्षा हो जाती, यानी बीते हुए समय में अगर वर्षा हो जाती। ठीक है, तो एक और उदाहरण यहाँ पर देख लीजिए, यदि तुमने मेहनत की होती तो पास हो जाते। ठीक है, तो ये सभी आपके हेतु हेतु मद के उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको भूतकाल के छह भेद बहुत अच्छे से परिभाषाओं के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, आइए अब देखते हैं यहाँ पर काल का दूसरा भेद, जो कि है आपका वर्तमान काल। ठीक है, काल के तीन भेद मैंने आपको बताए थे ना भाई, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो भूतकाल हम पढ़ चुके हैं और भूतकाल के छह भेद भी हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पर काल का दूसरा भेद, जो कि है आपका वर्तमान काल। वर्तमान काल किसको कहेंगे? क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, यानी कोई कार्य जो हो रहा होगा ना, वो वर्तमान समय में पूरा हो रहा होगा तो उसको वर्तमान काल कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, माँ पूजा कर रही है, तो सामने माँ बैठी होगी मंदिर के सामने, वो भगवान के सामने, तो वहां पर पूजा कर रही होगी, तो क्या हो जाएगा, माँ पूजा कर रही है। वर्तमान समय तो चल रहा है, हमारे सामने है, बिल्कुल वर्तमान समय में ये पूजा कर रही है, तो ये हो जाता है आपका वर्तमान काल का उदाहरण। जैसे कि आलियान खाना खा रहा है। ठीक है, आलियान सामने बैठा खाना खा रहा है, हमारे हमको दिख रहा है, बिल्कुल वर्तमान समय चल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वर्तमान काल। जैसे कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैंने बस्ता कमर पर लादा और चल रहे स्कूल में। ठीक है, तो मैं विद्यालय जा रहा हूँ, ये वर्तमान काल के ही तो उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए वर्तमान काल के भी यहाँ पर पांच भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, पहले इनको एक बार ब्रीफ में देख लीजिएगा, उसके बाद मैं डिटेल में भी आपको इनको बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। तो सबसे पहला वर्तमान काल का जो भेद है वो है आपका सामान्य वर्तमान काल। दूसरा भेद है यहाँ पर तात्कालिक वर्तमान काल, इसको यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, अपूर्ण वर्तमान काल। और तीसरा हो जाता है यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल, चौथा हो जाता है यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल, और पांचवा हो जाता है संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको भूतकाल के कितने भेद बताए थे, छह भेद बताए थे, और अब आपको वर्तमान काल के कितने भेद बताए हैं, ये पांच भेद बताए हैं। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है। आइए अब इनको देखते हैं, यहाँ पर एक एक करके बहुत अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं सामान्य वर्तमान काल। तो देखिए, सामान्य वर्तमान काल किसको कहेंगे? क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए उसको सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक है, तो क्रिया का वह रूप जिससे, यहाँ पर जिससे कर लीजिएगा, जिससे क्रिया का वर्तमान समय में होना पाया जाए वह सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है, इसके उदाहरण यहाँ पर देखिए, राम पढ़ता है। ठीक है, राम पढ़ता है कौन सा काल हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। भाई सामान्य सही वाक्य लिखा है, राम पढ़ता है। बच्चे खेलते हैं। ठीक है, बच्चे खेलते हैं। सूर्य पूर्व से निकलता है। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। ये जैसे कि यहाँ पर देखिए, दुनिया को नई राह दिखाता है। ठीक है, तो दुनिया को ये नहीं नहीं होगा, ये नई होगा। ठीक है, नई, ये हो जाएगा राह, नई राह दिखाता है। ठीक है, दुनिया को नई राह दिखाता है। वह कविता गायन करती है। अब देखिए, वह कविता गायन करती है मतलब वह क्या हो जाएगी, कोई लड़की होगी, और वो कविता मतलब पोयम का गायन करती है, कविता का गायन करती है, वह कविता गाती है। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, वह काम बहुत ढंग से करते हैं। ठीक है, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है।
तो ये सभी आपके सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर वर्तमान काल का दूसरा भेद, जो कि है आपका अपूर्ण वर्तमान काल, या इसको ही हम यहाँ पर तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने की निरंतरता का बोध हो उसे अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको वर्तमान समय में जो क्रिया हो रही होगी ना, वो लगातार हो रही होगी, वो ना तो पूरी हो चुकी होगी और ना पूरी होने की उसके आगे की संभावना कोई बची रही होगी। मतलब वो निरंतरता उसमें बनी रहेगी, वो लगातार होती रहेगी। उसको यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल या फिर तात्कालिक वर्तमान काल भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण देखिए, पक्षी उड़ रहे हैं। अब देखिए, पक्षी जो उड़ रहे हैं वो लगातार उड़ रहे हैं, तो लगातार उड़ रहे हैं, यहाँ पर पक्षी निरंतर उड़ रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। इन्होंने जो अपना उड़ने का कार्य है ना, वो पूरा नहीं किया है अब तक, तो ये लगातार उड़ रहे हैं, इसका मतलब इनका कार्य जारी है, इनका उड़ना जारी है, तो यहाँ पर हो जाता है आपका अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पवन गेंद खेल रहा है। ठीक है, पवन गेंद से खेल रहा है। अब देखिए, पवन जो है वो गेंद से खेल रहा है, अब उसने खेलना यहाँ पर पूरा नहीं किया, लगातार गेंद से खेल रहा है, यानी कि खेलने में वो निरंतरता बरत रहा है, लगातार खेल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, क्योंकि उसने खेल पूरा नहीं किया। ठीक है, एक और उदाहरण यहाँ पर देखिए, हम चूड़ियां पहन रहे हैं। अब देखिए, चूड़ियां पहन रहे हैं, ये भी आपका अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, लता गा रही है। अब देखिए, लता गा रही है, लता कोई गाना गा रही है मान लीजिए, तो वो गा रही है, अभी उसने गाना पूरा नहीं किया, वो अपना लगातार गाना गा रही है, इसका मतलब यहाँ पर कार्य पूरा नहीं हुआ, अभी अपूर्ण है, तो इसको यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल या फिर तात्कालिक वर्तमान काल कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, वह घूमने जा रहा है। अब देखिए, घूमने जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाता है आपका अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, जैसे कि सोनू खाना खा रहा है। सोनू जो है वो लगातार खाना खा रहा है, अपना जो खाना खा रहा है वो अभी खा ही रहा है, उसमें निरंतरता है, उसने अभी खाना खाना पूरा नहीं किया, मतलब खाना वो खा कर बैठ नहीं गया, अभी खाना लगातार खा रहा है। तो जब लगातार खा रहा है तो इसका मतलब अभी उसका कार्य पूरा नहीं हुआ, तो ये हो जाता है अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये अपूर्ण वर्तमान काल या फिर तात्कालिक वर्तमान काल भी आप समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं वर्तमान काल का यहाँ पर तीसरा भेद, जो कि है आपका पूर्ण वर्तमान काल। अब देखिए, पूर्ण वर्तमान काल किसको कहेंगे, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में पूर्ण होने की जानकारी मिलती है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, यानी वर्तमान समय में जो कार्य हो रहा होगा वो पूरा हो जाएगा, तो उसको यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देखते हैं, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण। जैसे कि यहाँ पर देखिए, उस डाली पर एक तोता बैठा है। देखिए, तोता बैठा है, यानी कि वो बैठ गया है तोता, उसने अपना कार्य पूरा कर लिया तभी तो वो बैठा है। भाई ऐसा तो नहीं है कि बैठ रहा है, अगर बैठ रहा होता मतलब वो बैठा नहीं था, वो बैठने का प्रयास कर रहा है, यानी कि निरंतरता उसमें है, तो हो जाता आपका अपूर्ण वर्तमान काल। लेकिन जब उस डाली पर एक तोता बैठा है, जो तोता जो बैठा है वो बैठ चुका है, नहीं बैठ चुका है, तो जब वो बैठ गया है तो यहाँ पर कार्य पूरा हो गया है, तो ये हो जाता है आपका पूर्ण वर्तमान काल। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मेरी जेब में 10 रुपए है। अब मेरी जेब में 10 रुपए है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। ठीक है, यानी कि शांति मिली है, मन को शांति मिली है, पूर्ण वर्तमान काल। जैसे कि यहाँ पर रेनू ने पुस्तक पढ़ी है। अब देखिए, पुस्तक पढ़ने का कार्य पूरा कर लिया उसने, आप कहेंगे कि बिल्कुल कर लिया, तो यहाँ पर देखिए, रेनू ने पुस्तक पढ़ी है, ये हो जाएगा आपका क्या, पूर्ण वर्तमान काल। जैसे कि यहाँ पर देखिए, बच्चे आए हैं। बच्चे आए हैं, जैसे कि हम घर पर हैं और बच्चे बाहर से अंदर आए हैं, तो हम तभी तो कहेंगे कि बच्चे आए हैं, यानी कि बच्चे आ चुके, उन्होंने आने का कार्य पूरा कर लिया, और वर्तमान समय की बात चल रही है, तो यहाँ पर बच्चे आए हैं क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पूर्ण वर्तमान काल आप समझे होंगे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर वर्तमान काल का चौथा भेद, जो कि है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। अब देखिए, संदिग्ध वर्तमान काल किसको कहेंगे, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, किंतु वह कार्य वर्तमान में हो रहा हो, तो उसे
संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये यहाँ पर ये हो जाता है संदिग्ध, इसको आप संदिग्ध कर लीजिए, संदिग्ध। और यहाँ पर देखिए ये है आपका क्या हो जाएगा, संदेह हो जाएगा, यहाँ पर इसको भी काट दीजिए, इसके स्थान पर यहाँ पर आप संदेह लिख लीजिए, संदेह। ठीक है, ये मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, उसमें बिल्कुल ये करेक्ट करके दूंगा। ठीक है, तो देखिए क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, यानी कि शक प्रकट हो, किंतु वह कार्य वर्तमान में हो रहा हो, यानी कि वर्तमान समय में वो कार्य होना चाहिए और उसके होने में भी हमको एक शक होना चाहिए, संदेह होना चाहिए, एक डाउट होना चाहिए, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण इसके देखते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अनिल खाता होगा, अब देखिए अनिल खाता होगा, वर्तमान की बात है कि भाई अनिल इस समय क्या कर रहा होगा, अनिल इस समय तो खाता होगा, वो तो खा रहा होगा इस टाइम भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका संदिग्ध वर्तमान काल। वह पढ़ रहा होगा, हम कहेंगे कि यार मेरा दोस्त है वो इस समय क्या कर रहा होगा, वो कहेंगे भाई वो तो पढ़ रहा होगा। दूसरा मेरा दोस्त बराबर में है, वो कहेगा अरे नहीं वो तो खा रहा होगा। तो यहाँ पर डाउट हो गया कि नहीं होगा, कि वो इस समय क्या पता क्या कर रहा होगा, भाई पढ़ रहा होगा कि खा रहा होगा कि सो रहा होगा, हमको नहीं पता। यहाँ पर एक डाउट हो गया, एक संदेह हो गया, एक शक हो गया। तो जब संदेह हो जाता है ना वर्तमान में, तो वहां पर क्या हो जाता है, आपका संदिग्ध वर्तमान काल हो जाता है। तो वह पढ़ रहा होगा, ये क्या हो जाएगा, आपका संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए मीरा खाना बना रही होगी, तो इस समय मीरा क्या कर रही होगी, भाई हम आपस में सोचो कि इस समय मीरा क्या कर रही होगी। कुछ कहेगा कि इस समय या तो वो खाना पका रही होगी, या झाड़ू लगा रही होगी, या बर्तन मांज रही होगी। तो ये संदेह पैदा हो गया कि नहीं पैदा होगा, कि भाई क्या पता हमको क्या कर रही होगी, संदेह हो गया वर्तमान समय में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। मीरा खाना बना रही होगी, ये क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, तो बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, इस समय बच्चे क्या कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे, क्या स्कूल जा रहे होंगे। तो ये डाउट बन गया कि नहीं बन गया। तो जब भी आपको संदेह हो जाए वर्तमान काल में, तो वहां पर क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, और उदाहरण इसके देखिए, जैसे कि देखिए इस समय राहुल आता होगा, इस समय राहुल आता होगा। तो यहाँ पर डाउट हो गया कि भाई इस समय राहुल आता होगा कि घर पे बैठा आराम से, पता नहीं यार, या तो घर ही बैठा होगा वो, या फिर वो आ रहा होगा इस समय। तो यहाँ पे वर्तमान काल में संदेह पैदा हो गया, तो इसका मतलब ये हो जाता है संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण। जैसे कि यहाँ पर देखिए फैजान स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, तो यहाँ पर 12 बजे रोजाना छुट्टी हो जाती है स्कूल की, और हम इस समय कर रहे होंगे कि फैजान जो है वो स्कूल से आ रहा होगा, लेकिन क्या पता वो स्कूल से ना आ रहा हो, वहीं पर थोड़ी सी देर खेलने लगा हो। तो यहाँ पर एक डाउट बन गया कि नहीं बन गया, आप कहेंगे बिल्कुल बन गया। तो यहाँ पर फैजान स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये आपका हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये संदिग्ध वर्तमान काल भी आप समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं यहाँ पर वर्तमान काल का पांचवा भेद, जो कि आपका संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, संभाव्य का अर्थ यहाँ पर देखें क्या होता है, संभाव्य का अर्थ होता है संभावित, यानी कि यहाँ पर संभावना व्यक्त की जाएगी। तो देखिए क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य के वर्तमान काल में पूर्ण होने की संभावना है, तो उसे यहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी यहाँ पर पूर्ण होने की संभावना होगी, पूरा नहीं हुआ होगा, संभावना बनेगी। तो जब संभावना बनेगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए उदाहरण, हो सकता है वह आया हो। अब देखिए वर्तमान काल में बात हो रही है और हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि शायद हो सकता है वह आया हो, तो यहाँ पर एक संभावना व्यक्त की जा रही है। तो जब संभावना व्यक्त की जाएगी वर्तमान काल में, तो क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। एक और उदाहरण यहाँ पर देखिए, वह खाना खाया हो, तो यहाँ पर देखिए वह नहीं, ये उसने होगा, यहाँ पर उसने यहाँ पर लिख लीजिएगा, उसने खाना खाया हो। तो यहाँ पर देखिए आप संभावना लगाइए इसमें, शायद उसने खाना खाया हो। तो शायद उसने खाना खाया हो, यहाँ पर एक संभावना हो गई कि नहीं हो गई, आप कहेंगे कि बिल्कुल एक संभावना है, शायद उसने खाना खाया हो या नहीं खाया हो, शायद जूस पी लिया हो,
क्या पता उसने क्या किया हो। तो जहां पर वर्तमान काल में संभावना हो जाए वहां पर आपका संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए संभवतः वह लिखता हो, तो यहाँ पर तो संभवतः अपने आप में ही आ गया, तो ये तो हो जाएगा आपका संभाव्य वर्तमान काल। जैसे कि यहाँ पर देखिए शायद वह नाच रहा होगा, तो देखिए शायद वह नाच रहा होगा, तो हम सोचेंगे कि यार इस समय वो क्या कर रहा होगा, इस समय वो क्या कर रहा होगा, तो यहाँ पर हम आइडिया लगाएंगे शायद इस समय वो नाच रहा होगा। तो यहाँ पर संभावना जता दी हमने, बिल्कुल कहेंगे आप जता दी। तो जब संभावना जता दी जाएगी वर्तमान काल में तो वो क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना। अब देखिए वह आई हो, यहाँ पर भी संभावना है शायद वह आई हो, तो बस वह आई हो इतने से ही हमको यहाँ पर मालूम होगा कि यहाँ पर हम संभावना जता रहे हैं कि शायद वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये संभाव्य वर्तमान काल भी आप समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं यहाँ पर काल का तीसरा भेद जो कि आपका भविष्य काल। ठीक है, काल के मैंने आपको 3 भेद बताए थे ना, वर्तमान भूत भविष्य। तो देखिए भूतकाल और वर्तमान काल यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब देखते हैं यहाँ पर भविष्य काल। तो देखिए क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होने वाला है, अर्थात भविष्य में होने वाला है, तो उसे भविष्य काल कहेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर जो कार्य होगा वो आने वाले समय में होगा, यानी भविष्य काल में होगा, तो उसको यहाँ पर भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण देखिए, नेहा जीत जाएगी, तो नेहा न तो जीती थी न जीतती है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि नेहा जीत जाएगी, यानी कि आने वाले समय में जीत जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भविष्य की बात कर दी नहीं कर दी, तो ये हो जाएगा भविष्य काल का उदाहरण। जैसे कि यहाँ पर मैं खाना खाऊंगा, अब देखिए मैं खाना खाऊंगा, भविष्य की बात कर रहा हूँ कि मैं तो खाना खाऊंगा। तो भूतकाल में अगर इसको बनाएंगे, मैंने खाना खाया था, ये हो जाएगा भूतकाल का उदाहरण। और मैं खाना खा रहा हूँ, ये हो जाएगा वर्तमान काल का उदाहरण। और मैं खाना खाऊंगा, ये हो जाएगा आपका भूतकाल का उदाहरण। तो बड़ा सिंपल है। ठीक है, तो देखिए कल सर्दी अधिक होगी, भाई आज ठंड है ना, तो कल को और अधिक ठंड होगी, यानी कि कल सर्दी अधिक होगी। कल की बात कर रहा है आने वाले, तो भविष्य की बात हो रही है या नहीं हो रही है, आप कहेंगे बिल्कुल, तो ये भविष्य काल का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये उदाहरण और ये भविष्य काल की डेफिनेशन आप समझे होंगे। तो देखिए यहाँ पर भविष्य काल के भी यहाँ पर 3 भेद होते हैं। ठीक है, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, आप कहेंगे कि जी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, और ये हो जाएगा हेतु हेतुमद भविष्य काल। ठीक है, आइए एक एक करके बहुत अच्छे से इन तीनों को समझते हैं और इनके उदाहरणों पर भी यहाँ पर अच्छे से गौर करेंगे। तो देखिए सबसे पहला है यहाँ पर सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होने वाली है, तो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, इसमें सिंपल सिंपल से वाक्य आपको दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। अब कब करेंगे, ये भविष्य की बात है, यहाँ पर कोई टाइम की फिक्सिंग नहीं होगी, कोई सही समय आपको नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, इसका मतलब ये सामान्य भविष्य काल का उदाहरण हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ठीक है, करता रहिए भाई, भविष्य की बात है, कोई गारंटी नहीं है भविष्य की, तो आप मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, तो आप प्रतीक्षा करते रहिए, मैं तो यहाँ पर करता रहूंगा, अगले वाला मिले या ना मिले, आए या ना आए, इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, तो देखिए अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, ठीक है, अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे यानी कि भविष्य की बात हो रही है, तो ये सामान्य भविष्य काल का उदाहरण है। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, ठीक है, चली जाना, कोई दिक्कत नहीं है, कल चली जाना, परसों चली जाना, आपकी मर्जी। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सामान्य भविष्य काल का उदाहरण। तो देखिए फरीद कल दिल्ली जाएगा, अब फरीद कल दिल्ली जाएगा, तो वो भविष्य की बात हो गई, आप कहेंगे कि बिल्कुल भविष्य की बात हो गई। तो ये हो जाते हैं आपके सामान्य भविष्य काल के उदाहरण। ठीक, तो चलिए भविष्य काल का दूसरा भेद यहाँ पर देखते हैं, संभाव्य भविष्य काल। अब देखिए क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। यानी यहाँ पर भी आपकी संभावना होगी
किसी कार्य के होने की, और वो भी भविष्य में होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। जैसे भी इसके कुछ उदाहरण देखिए, शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास हो, ठीक है, यानी कोई भवन या बिल्डिंग बन रही होगी, तो उसका शिलान्यास मतलब उसकी आधारशिला, उसका आधार यहाँ पर स्ट्रक्चर उसका बनाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या संभावना जताई जा रही है कि शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास हो। तो यहाँ पर शायद शब्द लग गया ना, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ पर ये संभावना व्यक्त की जा रही है। एक और उदाहरण यहाँ पर देखिए, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। तो देखिए यहाँ पर संभावना है कि कल को यहाँ पर हमारी परीक्षा का परिणाम घोषित हो, हमारा रिजल्ट कल को यहाँ पर घोषित हो जाए, ये एक संभावना जताई जा रही है, और वो भी आने वाले समय में जताई जा रही है, यानी कि भविष्य काल में संभावना जताई जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए। तो यहाँ पर भी एक संभावना है कि कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए, यानी कि संभव है कि शाम तक वह वापस आ जाए, शायद वह शाम तक वापस आ जाए, एक संभावना है कि नहीं है। और शाम तक जब वापस आएगा, यानी कि शाम तो आने वाली शाम है ना, तो ये भी आपका भविष्य काल हो जाएगा, यानी कि भविष्य की बात हो रही है कि शाम तक शायद वह वापस आ जाए। तो ये भी आपका भविष्य काल का ही उदाहरण हो जाएगा। और कौन से भविष्य काल का, संभाव्य भविष्य काल का। एक और उदाहरण यहाँ पर देखिए, शायद चोर पकड़ा जाए। तो शायद चोर पकड़ा जाए, यानी कि चोर अभी पकड़ा नहीं गया, तो शायद चोर पकड़ा जाए, भविष्य में पकड़ा जाए, यानी कि कभी भी पकड़ा जाए, आने वाले समय में पकड़ा जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक संभावना हो गई है कि शायद चोर पकड़ा जाए, एक संभावना ही व्यक्त की जा रही है। तो ये भी आपका संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अगला उदाहरण और देख लीजिए, जैसे कि संभव है कि कल हमारा रिजल्ट आ जाए। तो देखिए यहाँ पर भी एक संभावना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। तो देखिए, संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाए। तो यहाँ पर भी एक संभावना है कि कल हम सिनेमा देखने जाए, पक्का नहीं है भाई, टाइम लगेगा तो चले जाएंगे, टाइम नहीं लगा तो नहीं जाएंगे। तो ये हो जाती है यहाँ पर एक संभावना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर शायद कल बारिश आ जाए। तो देखिए, शायद कल बारिश आ जाए, यहाँ पर भी एक संभावना व्यक्त की जा रही है। हमको पक्का नहीं पता कि कल को बारिश होगी या नहीं होगी, बस अंदाजा लगा रहे हैं, एक संभावना बना रहे हैं कि शायद कल बारिश आ जाए। तो ये हो जाते हैं आपके संभाव्य भविष्य काल के उदाहरण। उम्मीद करता हूँ ये संभाव्य भविष्य काल आप समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं भविष्य काल का तीसरा भेद, जो कि अंतिम भेद है। यह है आपका हेतु हेतुमद भविष्य काल। अब देखिए, हेतु का मतलब मैंने आपको बताया था कारण। तो देखिए, भविष्य में क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का पूरा होना किसी दूसरे क्रिया के पूरे होने पर निर्भर करे, उसे हेतु हेतुमद भविष्य काल कहते हैं। यानी यहाँ पर भी आपकी एक क्रिया का होना या न होना किसी दूसरी क्रिया के होने या न होने पर निर्भर करेगा। तो इसका भी यहाँ पर एक और पॉइंट ये देखिए, इसमें भी एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर रहते हैं। यानी यहाँ पर आपको वाक्य में दो उपवाक्य मिलेंगे और दोनों एक दूसरे पर निर्भर होंगे। ठीक है, ये क्या डेफिनेशन यहाँ पर लिखी गई है, अगर समझ में नहीं आई है तो यहाँ पर उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझते हैं। जैसे कि देखिए, यदि तुम मेहनत करोगे तो जरूर सफल हो जाओगे। तो देखिए, यदि तुम मेहनत करोगे, ये एक उपवाक्य है, और ये एक उपवाक्य है, ये किस पर निर्भर है, तो जरूर सफल हो जाएंगे, इस दूसरे उपवाक्य पर ये निर्भर कर रहा है। अगर आप इसको ऐसे बोलेंगे, यदि तुम मेहनत करोगे, तो ये अपने आप में यहाँ पर पूर्ण होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर आप इसके आगे ये जोड़ देंगे, तो जरूर सफल हो जाओगे, तो ये एक वाक्य पूरा हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये दो उपवाक्य है और ये एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं, एक दूसरे की सहायता से ही पूरे वाक्य को ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। अगला उदाहरण देखें, यहाँ पर यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। और ये बात कब की हो रही है, भविष्य की हो रही है। जैसे कि यदि बारिश होगी, यानी कि आने वाले समय में अगर बारिश हो गई तो हमारी फसल अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका हेतु हेतुमद भविष्य काल। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यदि तुम मेहनत करोगे तो दरोगा बन जाओगे। ठीक है, तो यदि तुम बहुत अच्छे से मेहनत करोगे, हिंदी की मेरी सारी क्लासेस को देखोगे और इनके पीडीएफ नोट्स को रिवाइज करोगे, तो आप दरोगा बनने के सपने को साकार कर लोगे। ठीक है,
तो यदि तुम मेहनत करोगे तो दरोगा बन जाओगे भाई साहब, बिल्कुल बन जाओगे, मेहनत के आगे तो सब कुछ मिल जाता है। तो देखिए और उदाहरण यहाँ पर देखिए, वह आएगा तो मैं जाऊंगा, यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, ये भविष्य की भी तो बात है भाई, पहले तो वो आएगा तभी तो मैं जाऊंगा। और तो ये अब तक ना तो वो आया और ना मैं गया, वो आएगा तो मैं जाऊंगा, यानी ये भविष्य में होगा ये सारा काम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मत भविष्य काल। जैसे कि वह पकाएगी तो मैं खाऊं, बिजली आएगी तो मैं पढ़ूंगा, तो बिजली आएगी तो मैं पढ़ूंगा, बिजली आई नहीं तो मैं भी नहीं पढ़ा। तो इसका मतलब यहाँ पर बिजली आएगी तो मैं पढ़ूंगा, ये भविष्य की बात हो रही है, तो ये हो जाता है हेतु हेतु मत भविष्य काल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये हेतु हेतु मत भविष्य काल पे आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको संपूर्ण काल एक ही वीडियो में पढ़ा दिया है। काल के तीनों भेद मैंने आपको बता दिया है, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। और इनके यहाँ पर सभी भेद भी मैंने आपको बहुत अच्छे से और उदाहरण के द्वारा बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी क्लास समझ में आई होगी। अगर वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।